गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ प्रतीक गुप्ता एंड वेलकम टू अनअकैडमी। देखिए, कल के लेक्चर में हमने बात करी थी कि यूपीएससी के 10 टफ क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक सेक्शन से आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 2 के अंदर द 20 easiest questions asked by UPSC in the prelims paper. So that is not the complete set of easy questions, I would say. That is just a first round of easy question asked by UPSC in the prelims examination. देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी भी क्वेश्चन को आसान कहना या हलवा कहने का मतलब मेरा यहाँ नहीं है कि मैं उस क्वेश्चन की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाना चाहता हूँ। दैट इज टोटली नॉट लाइक दैट। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर तैयारी जो करवाते हैं, दोज पीपल हु प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एंड दोज पीपल हु प्रिपेयर द कैंडिडेट्स फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन, दे गॉट टू बिलीव दिस थिंग कि जो क्वेश्चन एक बार यूपीएससी के एग्जाम में आ गया वो अमर हो गया। क्योंकि मान के चलिए वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे डिस्कस किया जाता है, उसके बारे में चर्चा होती है, तो बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि कोई अमर हो गया, वैसे ही मान के चलिए वो क्वेश्चन अमर हो जाता है। अब हमें ये तो पता नहीं है कि किस बंदे ने बनाया था या किस बंदी ने बनाया था। हमें सिर्फ ये मालूम होता है कि ये क्वेश्चन आया है, इस साल में आया है और ये क्वेश्चन अब यूपीएससी का है, तो इसकी चर्चा रहेगी। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में मैं केवल आपको 20 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं 2009 से 2014 के पेपर के बीच में, यानी कि स्टिल लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग लेफ्ट। दूसरी बात यह है, देखिए कि किसी भी क्वेश्चन को इजी कहने का मतलब मेरा ये है कि उस कैंडिडेट ने एटलीस्ट बेसिक तैयारी करी है। बेसिक तैयारी मीन्स व्हाट, कि आपने कोई कोचिंग नहीं ली है, आपने कोई भी महंगी टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी है। जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि अलग अलग जो पब्लिकेशन हाउस है उनकी इतनी मोटी मोटी बुक जीएस की आती है। मैं ऐसी कोई बुक की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एक बेसिक जीके की बुक की आपने रेफर किया है। और आप जानते हैं एक जो जीके की बुक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया के अंदर, स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट दी स्टेट ऑफ यूपी एंड बिहार, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन दो स्टेट से प्रिपेयर करते हैं। तो उस बुक का नाम है ल्यूसेंट जीके, ओके, जनरल नॉलेज। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो बुक पढ़ी होगी और आपने उसकी एक सिंपल रीडिंग दी होगी। उसके बेसिस पे मैं कहना चाहता हूँ कि दीज क्वेश्चन आर दी इजीएस्ट वन। किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो मैं बताने वाला हूँ उसमें कोई कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चाहिए हो, बट उन क्वेश्चंस के अंदर आपको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, केवल और केवल अगर आपने उनको एक बार पढ़ा है। Because concept is what that you need to read and you need to understand that, okay? But here there is no understanding required. It's just that you can say if you read it as a part of news also, you will be able to answer that question. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। My name is Pratik Gupta, as you know, okay? I'm in the offline teaching for the last 10-11 years and recently I joined an academy, and you know that from 8th of September I have started my the NCRT batch, and from 10th of October I am going to start the comprehensive batch very soon. So the timings will be announced maybe by tomorrow or day after, because timings are almost finalized, so I am going to announce it very soon. ठीक है, अब देखिए why you need to choose Unacademy. You know this thing, Unacademy is the largest platform to learn GS in India. The toppers decided to come here for guidance, so you also need to come here for the sake of guidance. Then you can choose the top educator as per your liking. Then you can find us on the Telegram channel and moreover on the community link of Unacademy app. Then currently 20% off is going on, so you can use my code here, PG UPSC, for the purpose of getting 20% off, okay? And then as you know that in case of Iconic course you need to pay 95,685 and you will be able to save 20% of that, because the original cost is 1,19,000 and you need to pay around 95,000 around. For the plus courses for 24 months you need to pay 62,000 around and the cost is 77,000, so 20% you are going to save. Then the batches have been started from today in the bilingual and moreover in the Hindi medium, so you can join as per your convenience. Then after that, you know, UPSC Super Combat is going on, so the first 1,000 ranker will be able to get 50%, 30% and 25% scholarship. Means test series has been started from 11th of September, so you can enroll for that. Iconic subscription benefit, you know, that all are mentioned in front of you. And then in case of any financial difficulty, you can simply contact our team for the purpose of getting 0% EMI. Okay, now let's come to the question. अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा 2009 के प्रीलिम्स में अपीयर हुआ था। आप मान के चलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है, दैट इज आई वुड बिलीव इट इज नोन टू एवरीवन. Even if you've been watching any television like business news or you can say
basic GK you have been reading from any general knowledge book, then you know this thing, MCX is nothing but a multi-commodity exchange. And what kind of options are being given here? A kind of supercomputer, title of moon impact prop, stock exchange, न्यूक्लियर पावर सबमरीन. देखिए बेसिक न्यूज़पेपर सब देखते हैं और मैंने आपको कल हमारा बेस है यहाँ पे ल्यूसेंट जीके का, तो मान के चलिए ये न्यूज़ आपको हर जगह, ये पॉइंट आपको हर जगह किसी भी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. सो यू नो दिस थिंग, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी हियर, दैट इज अ स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the context of independent India's economy, which one of the following was the earliest event to take place? अब देखिए जब भी आप कोई जीके की बुक पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग टाइम में, खासकर जब आप पढ़ते हैं कि जो नेशनलाइजेशन प्रोसेस है, तो उसमें हर जगह आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी दी होती है कि कब और कब अलग अलग चीज़ों को भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में लिया था. अब देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, दे हैव गिवन द नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज. You know this thing that happened in 1973 around. Nationalization of State Bank of India, you know this thing, any book you will take, they have given it was 1955 when the Imperial Bank of India was made as SBI. Enactment of Banking Regulation Act. If you read any news in the newspaper regarding the regulating of the regulation of the bank and the other, you know this thing, the law was made in 1949 here. And the introduction of the 5-year plan, you know this thing, the planning commission was made in 1950-51, so obviously it came later on. तो पूछ रहे हैं अर्लीस्ट इनमें से कौन आया था. मैं जानता हूं कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगी, उनको लगेगा कि भैया ये क्वेश्चन तो इजी नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट कैन बी सिंपली सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्स्ट बुक इफ यू टेक. ओके, एंड आई टोल्ड यू द बेस इज व्हाट, यू नो दिस थिंग. अब देखिए अगला क्वेश्चन. NAMA 11 group of countries frequently appears in the news in the context of the affairs of which of the following? आप मान के चलिए हर साल कोई न्यूज़पेपर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसमें आपको WTO की डिस्कशन हर जगह मिलेगी. साथ ही साथ कोई भी बुक लेंगे आप जीके की, तो उसमें आपको दिखेगा कि उसमें दिया गया है WTO की अलग अलग टर्म्स. नामा हो गया, SND हो गया, यू नो स्पेशल सेफगार्ड मेजर्स हो गया, पीस क्लॉज हो गया. देयर आर सो मेनी टर्म्स हैविंग गिवन हियर. So it's not like that you need to know what is NAMA, because I'm telling you understanding NAMA is having so many things, like you need to know about the something called tariff binding here, that is a part of it. There is a one more concept related to NAMA here that is called as a Swiss formula also, that you also know there is some sort of dispute between the developed and developing country regarding the NAMA issue, non-agriculture market access. That means they are talking about the access of the agriculture, non-agriculture market in case of developing country. यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, उनकी एक्सेस के बारे में बात की जाती है. कैसे? ड्यूटी रिडक्शन से. अब देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, इसमें केवल और केवल एक सिंपल चीज पूछी गई, नामा किससे रिलेटेड है. और आप जानते हैं बेसिक प्रिपरेशन, देयर इज नो नीड टू नो अबाउट ऑल दिस कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स व्हिच आर बीइंग पार्ट ऑफ द नामा थिंग. एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन एज अ WTO. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the context of the affairs of which of the following is the phrase special safeguard measures mentioned in the news frequently? Again the same thing as I told you. अब देखिए स्पेशल सेफगार्ड मेजर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो वहां पे बात आती है कि when it comes to when any country is being facing the situation called import surge, यानी कि imports आपके देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है, और सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या है, प्राइसेस कम हो रहे हैं. So because of that, when the domestic manufacturers are being hurt, the government of that particular country can increase the import duty, or they might simply put an ban on the import of that particular thing. अब देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया यहाँ पे, केवल और केवल पूछा गया स्पेशल सेफगार्ड मेजर्स नाम का जो टर्म है वो कहाँ पे है, किससे रिलेटेड है, और आप जानते हैं इट इज रिलेटेड टू दी WTO. Getting what I am saying? Now see the next question. आप मान के चलिए ये क्वेश्चन मैं कहूँगा इतना ईजी नहीं है, बट मैंने इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर सीरीज में क्यों रखा है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग द यूपीएससी एग्जामिनेशन, पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक रेट, दे आर रीडिंग द बैंक रेट, SLR, दे रीडिंग द CRR, दे आर रीडिंग द रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. ये वो चीज़ें हैं जो मान के चलिए कोई भी कैंडिडेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, चाहे वो यूपीएससी का आपका
सिविल्स का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम हो, हर कोई इस पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ता ही पढ़ता है। अब देखिए, आप जानते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट्स अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय द कमर्शियल बैंक प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, where any bank, as per the current situation, if we talk about, they need to keep 18% of their deposits in the form of cash, gold, and government security. Okay, so you know this thing, because of this particular ratio only, you can say the governments are able to sell the securities to the banks and the banks are buying it. So obviously the answer here will be the SLR. ठीक है, तो मैं कहूँगा क्वेश्चन इतना इजी नहीं है, बट फिर भी हमारा बेस क्या है, यू नो दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये जो टर्म है, जो ये क्वेश्चन है, आप मान के चलिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट आई थिंक नहीं होगा जो यूपीएससी की तैयारी करते हुए स्टॉक मार्केट के जब बारे में पढ़ते तो बुल और बियर के बारे में स्टडी ना करे। बुल आप जानते हैं, not that bull that you get in the in the forest. No, I'm not talking about that, and not that beer. I'm talking about the terms related to the stock market. So that's what they mentioned also in the parallels of financial investment. The term beer denotes what? Now, as you can see, if you read the options, an investor who feels that the price of a particular security is going to fall, an investor who expects the price of a particular share is going to rise, a shareholder or bondholder who has an interest in the company, financial or otherwise, any lender whether by making a loan or buying a bond. अब देखिए, आप जानते हैं कि जब हम मार्केट को बोलते हैं द मार्केट इज बुल मार्केट, यू नो दिस थिंग, द पीपल आर बीइंग टॉकिंग अबाउट द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स आर गोइंग अप। और जब हम बियर की बात करते हैं तो आप जानते हैं बात करते हैं मार्केट के नीचे जाने की। सो ऑब्वियसली आउट ऑफ दीज फोर स्टेटमेंट, एज द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू आंसर, द आंसर इज ए हियर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कोई इसके अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, केवल ये जानना है कि मार्केट अप हो रही है, डाउन हो रही है, एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट वन। अब देखिए, ये जो चीज है कि जो भी कैंडिडेट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ता है, आप कोई भी जीके की बुक उठा के देखेंगे, उसमें सबसे पहली लाइन ये लिखी होती है कि दे हैव समथिंग कॉल्ड एसडीआर, विच इज नोन एज एन आर्टिफिशियल करेंसी एंड ऑल्सो नोन एज पेपर गोल्ड ऑल्सो। ठीक है, तो उस केस में जैसे ही इस क्वेश्चन को आप यूपीएससी प्रीलिम्स में देखेंगे या किसी भी एग्जामिनेशन में देखेंगे, देन without any doubt you will simply mark the SDR as an answer. ADR, GDR जो है ये स्टॉक मार्केट की टर्म है, ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट द पॉइंट इज व्हाट, ये जो टर्म है ये सबको पता है, इसे बोलते हैं आप स्पेशल ड्राइंग राइट, हिंदी में बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार। ओके, सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी सिंपल टू आंसर, नो नीड टू, सो दे नॉट आस्किंग हाउ द SDR इज वर्किंग। SDR आपको काम करने का तरीका, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, क्योंकि उसके अंदर और भी कई सारे कॉन्सेप्ट जुड़ जाते हैं, बट सिंपल है, आसान है, बड़े आराम से आप इसे मार्क कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आप केवल और केवल अपनी कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं आज के टाइम में हर किसी का बैंक में अकाउंट होता है, और जब बैंक में अकाउंट की आप बात करते हैं तो आपको पता है कि अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करती है कि आप इतना इंटरेस्ट इस बैंक में, इतना इंटरेस्ट रेट इस बैंक पे, इतना सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है, उनमें आपको इंटरेस्ट रेट कम देखने को मिलता है, और जितने भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा को देखने को मिलता है। सो द पॉइंट इज व्हाट, दीज इंटरेस्ट रेट्स इन केस ऑफ एनी बैंक इज बेसिकली बीइंग फिक्स्ड बाय द बैंक इटसेल्फ, not anyone else. So this question is very simple. In India, the interest on saving accounts in all nationalized commercial bank is fixed by whom? You know this thing, it is not the Ministry of Finance, not Finance Commission, not Bankers Association, it's basically the none of the above. It's the bank itself who will decide that how much amount of interest they want to basically provide to the customers. Getting what I'm trying to say? Now see the next question. Simplest question I would say ever asked by UPSC in the prelims examination. A closed economy is an economy in which, you know this thing, a closed economy is one which is not having any contact with the rest of the world, and they're not allowing the people from outside to come inside the country for the purpose of trade. So when you read the options here, neither imports nor exports take place. It's a very very simple question that can be answered. तो मैं कहूँगा ये बेसिकली वो क्वेश्चन है कोई भी बेसिक जगह से पढ़ के solve कर सकते हो। These are just a हलवा क्वेश्चन I would say. Okay. Next question if you see. अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत लंबा है, but when you read the question you will find the question is very very simple. What is the question is being asked?
Microfinance is the provision of financial services. Everyone know what is microfinance? Microfinance is basically when the loans are being given to somebody for the purpose of basic businesses, small business. जैसे मान लीजिए किसी को छोले भटूरे की दुकान लगानी है, किसी को पकोड़े तलने हैं, या कुछ भी बेसिक काम अगर आपको करना है, तो उस केस में यू कैन सिंपली गो टू दिस माइक्रो फाइनेंस कंपनी and they will provide you the loans. Now, as you can see, microfinance is the provision of financial services to people of low income group, for sure. This includes both the consumers and self-employed. The services rendered under microfinance is our credit facility, saving facility, insurance facility, fund transfer facility. आप जानते हैं कि ये जो कंपनी होती है केवल और केवल आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. They're not providing you any other facilities in case of their work, because saving is something which has been given by banks, insurance is given by something called insurance company, fund transfer facility again been given by whom? By the banks only. So in this case the answer is very simple, the answer is A here. That is one only. See the next question. अब देखिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात की जा रही है, और आप जानते हैं व्हेन इट कम टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द कंट्रीज आर मेंबर टू इट. और आप जानते हैं कोई भी जो एजेंसी होती है वो नॉर्मली केवल और केवल अपने मेंबर्स को ही लोन देती है. ऑप्शंस देखिए, इट कैन ग्रांट लोन्स टू एनी कंट्री, इट कैन ग्रांट लोन्स टू ओनली डेवलप्ड कंट्री, इट ग्रांट लोन्स टू ओनली मेंबर कंट्रीज, इट कैन ग्रांट लोन्स टू द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. अब देखिए कंट्रीज को तो ही लोन मिलेगा. आंसर इज व्हाट? आंसर इज सी. सिंपल क्वेश्चन आई वुड से अगेन इन 2011. तो देखिए हर साल मैं आपको बताऊं कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के अंदर होते हैं वो इतने सिंपल होते हैं कि आप उन्हें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली देन आफ्टर दैट 5-6 क्वेश्चन अगेन काइंड ऑफ रिक्वायर्स some amount of good studies, and then after that to solve even more questions you need to have a very good amount of advanced studies. ठीक है, तो वो questions वैसे भी हमें attempt नहीं करने होते, because you know this thing, in case of prelims what is the cutoff? Cutoff is around 50% that you need to score. Getting? See the next question. That has been repeated somehow. See the next one. The basic aim of lead bank scheme is that. Now lead bank scheme, कोई भी बुक उठा के देख लीजिए जीके की, जब आप बैंकिंग का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लीड बैंक स्कीम और सर्विस एरिया अप्रोच, उसमें हर जगह आपको इन 2 स्कीम्स के बारे में जानकारी मिलेगी. और साफ साफ सिंपल सिंपल शब्दों में लिखा होता है कि व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, दे इनिशिएटेड द स्कीम कॉल्ड लीड बैंक स्कीम, where they simply ask the bank to go and adopt the various districts for the purpose of initiating intensive development over there. Getting what I am saying? अब देखिए जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, the big banks should try to open offices in each district. There should be stiff competition among the various nationalized banks. Individual banks should adopt a particular district for intensive development, and all the banks should make intensive efforts to mobilize deposit. You know this thing. What is the answer? The answer is C here. Getting what I am saying? Because आप जानते हैं इस स्कीम के अंदर सारे बैंकों से बोला गया कि आप जाइए, डिस्ट्रिक्ट्स को अडॉप्ट कीजिए और वहां पे जाके अपनी ब्रांचेस खोलिए, वहां की अथॉरिटीज के साथ अलाइंड कीजिए, वहां की प्रॉब्लम्स को जानिए और उसके बाद लोन प्रोवाइड करके वहां पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए. सो दैट इज अ वेरी सिंपल स्कीम एंड अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू नीड टू नो, एंड यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2012 प्रीलिम्स दे आस्क्ड. गो फॉर द नेक्स्ट वन. अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी फैक्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी रिलेटेड चीज नहीं पूछी गई, केवल और केवल ये पूछा गया है द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट. यू नो दिस थिंग, all the dollar or all the things which have been coming in our country and all the foreign currency which have been going outside our country, that is what the balance of payment provides. So all the imports and transactions of a during a given year, normally a year, goods exported and from a country during a year, economic transaction between the government of one country to another, capital movement from one country to another. Now all important transactions of a country during a given period, normally a year. That is the right answer. It's a very simple question you could say. ठीक है, क्योंकि देखिए बीओपी एक ऐसी चीज है जब आप पढ़ते हैं तो हर कोई पढ़ता है कि इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल होता है, जो भी इंपोर्ट हो रहा है, जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर, वो सारे इसके अंदर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं. इट डजंट मैटर वेदर थिंग्स आर बीइंग कमिंग इन एंड द थिंग्स आर बीइंग गोइंग आउट. ओके, यू नीड टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन.
एंड दैट इज सपोज टू बी मेंटेन्ड बाय होम, यू नो दिस थिंग, इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सपोज टू मेंटेन इट। और आप जानते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड देन आफ्टर दैट यू आर बीइंग एबल टू गेट द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली बेसिस ऑल्सो। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, जिसे आप बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, पता नहीं कितने तरह के नाम दिए गए हैं। और आप जानते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज है जो आपको एनसीईआरटीज में भी मिलती है और हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। और आप जानते हैं इट बेसिकली मीन्स व्हेन दी मोर नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन कंपैरिजन टू दी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल। सी, large number of people remain unemployed, alternative unemployment is not available, marginal productivity of last labor is 0 and productivity of worker is low. Answer is C. Okay, now you will say कि सर इसके लिए तो marginal productivity के बारे में जानना चाहिए, और आपको पता है कि जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को किसी भी बुक में से पढ़ते हैं तो कोई बहुत टेक्निकल नहीं, उसमें सिंपली ये बताते हैं कि 1 4 गुड्स बना रहा है, 2 6 गुड्स बना रहा है, 3 8 गुड्स बना रहा है, 4 भी 8 बना रहा है, 5 भी 8 बना रहा है, दैट मीन्स the fourth and fifth labor is basically contributing 0. So that's why you can say it is not difficult to understand of its own if you read it from any textbook or the other. Okay, now go for the next question. In the context of Indian economy, open market operations refers to what? आप जानते हैं जब आप बैंकिंग पढ़ते हैं तो हर जगह उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसी चीज है जिसमें हर जगह बताया जाता है, और उसमें बताते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इज व्हाट, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई। अब आपको ये नहीं जानना है इसके अंदर कि भैया उससे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है कम होती है। सिंपल लाइन, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। यू नो दिस थिंग, इन केस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज यूजिंग द रेपो and reverse repo rate for the purpose of increasing liquidity, or you can say for decreasing liquidity. And in the current time there is a lot of changes have been made by the Reserve Bank of India regarding the repo rate and reverse repo rate, because you know this thing, now they have a thing called standing deposit facility also. तो ये सारी चीजें हम अपने कोर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं, और आप जानते हैं यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, कैसे भी क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आ जाए देन यू विल बी एबल टू मार्क इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द लेंडिंग टू। आप जानते हैं पीएसएल की जब बात होती है तो एग्रीकल्चर को, छोटी कंपनियों को, गरीब को, सबको इसके अंदर लोन दिया जाता है। मोरओवर देयर इज अ वन कॉन्सेप्ट व्हिच आई वुड से हैज बीन काइंड ऑफ टेक्निकल इज अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि देखिए पीएसएल लेंडिंग बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बट हाँ, अंडर दिस व्हेन यू रीड अबाउट द प्रायोरिटी लेंडिंग सर्टिफिकेट, दैट इज कंपैरेटिव लिटिल टेक्निकल टू अंडरस्टैंड। तो वो तो पूछा ही नहीं यूपीएससी ने आज तक। यूपीएससी ने क्या पूछा यहाँ से कि पीएसएल के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है, एंड यू नो दिस थिंग, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली बीइंग पार्ट ऑफ द पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी एवर, इकोनॉमिक ग्रोथ इन एनी कंट्री विल नेसेसरली हैव टू अकर। बेसिक भी अगर आपको पता है कि ग्रोथ तभी होती है जब असेट क्रिएशन होती है, और जब आप चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा टेक्निकल प्रोग्रेस ऑब्वियसली नो, पॉपुलेशन ग्रोथ वो तो हर सेकंड होती है हमारे देश में, कैपिटल फॉर्मेशन यस, asset creation is basically being given in the point number C here. So what is the answer here? The answer is C. Simplest question. Okay. अगला देखिए, the national income of a country for a given period is equal to what? आप जानते हैं national income is what? It is mainly about the Indians. Okay, and when you talk about the income of a country, even when you read the statement like this, the total value of goods and services produced by the nationals, sum of the total consumption and investment expenditure, sum of personal income of all individual, money value of final goods and services produced. Normally देखिए आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में आपको A और D के बीच में confusion देखने को मिलती है, but I'm telling you, if you go by the simple explanation, the simple logic here, they're asking about the national income, तो total value of goods and services किसके बारे में बात की गई है? By the nationals of a country, because they're talking about what? GNP here. So in this way, option A should be the right answer. Getting what I'm trying to say? So that is the right answer in case of question number, you know, this in 2013 prelims. अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो बहुत ही इजी तरीके से मैं मान के चलिए, मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन झोली में आगे गिर जाते हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना पेपर के अंदर। अबे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया यूपीएससी ने, ये तो बहुत ही सिंपल है यार। ओके, नाउ सी दिस वन, द टर्म्स एमएसएफ
rate and the NDTL sometimes appearing in the news are used in relation to what? You know this thing, it is more about what? It is banking operations only. आप जानते हैं MSF के अंदर current rule क्या है? That the repo rate plus 0.25% is the interest rate under which a bank can borrow for 1 day only. That means on the overnight basis they can simply borrow. Okay, and when you talk about the NDTL, NDTL is nothing but the total deposits of the bank. Okay, in the demand deposit, you know what kind of deposit has been included? You're including the current account deposit and you're including the saving account deposit in case of demand deposit. And when you talk about the time liabilities are what? That you have the fixed deposits here. And why these are being called as a liability on the part of bank? Because the money belongs to the depositors and the banks need to give it back when you will demand it. That's why the name has been given liability here. So they're not asking you the concept of asset liability, NDTL and the other. They're simply asking you ये टर्म्स जो है रिलेटेड किससे हैं. सो यू नो दिस थिंग. ऑपरेशन, आप इनके ऑप्शन देखिए. कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, मिलिट्री स्ट्रेटजीज, जैसे यहाँ पे बम फोड़ना है पाकिस्तान में जाके हमें, या फिर हमें किसी और कंट्री में जाके बम फोड़ना है जिनसे जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या फिर जिनसे भी हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होता है. जैसे आप जानते हैं चाइना के साथ अगर आप बात करें, बार बार हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, पाकिस्तान की बात करें, सो दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग लॉट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज इन केस ऑफ आवर कंट्री. तो हमें यहाँ पे मिलिट्री स्ट्रेटजीज से थोड़ी इन चीजों से बात करनी है. Supply and demand of agricultural products, if we talk about, nothing like that. So the only point is what? That is the banking operations. Getting what I am trying to say? उसके अलावा देखिए, अगर आपको मालूम भी नहीं है फिर भी इन चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये तो कुछ ना कुछ लायबिलिटी वायबिलिटी का चक्कर है, तो बैंक से रिलेटेड होगा, तो ये बाकी तीन से तो रिलेटेड होगा ही. Okay, so I think in total I discussed 19 questions because what happened, somehow I repeated one question because if you count it here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, this is repeated, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. So somehow I repeated one question, not a problem. अगली बार 20 की जगह 21 कर लेंगे. We will simply increase one question in the next class. But that is all I want to tell you. So the point is what? कि questions देखिए हमेशा कुछ ना कुछ सिंपल होते हैं. बट मैं आपको बताऊं, अगर आप और सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे, जैसे अगर आप बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में मान के चलिए चाहे आपको कॉन्सेप्ट इन द सेंस यू नीड टू रीड द थिंग्स इन अ बेसिक वे, कि उसमें आपको बताया जा रहा है कोई टेक्निकलिटी नहीं है, बट फिर भी मान के चलिए कहीं ना कहीं वो दिमाग में आपके बैठे होना चाहिए. हिस्ट्री का आपको पता ही है, रट्टा है तो ठीक है. हिस्ट्री में अगर आपको पता है इवेंट हुआ था, इन भाई साहब ने किया था, इन मैडम ने किया था, जो भी किया था, कौन सा इवेंट कब हुआ था, किस लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ठीक है, बट मान के चलिए हमारा जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन होता है कहीं ना कहीं टेक्निकल तो है, बट अगर एक बार टेक्निकलिटीज क्लियर हो गई तो मान के चलिए क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली इजी. तो मेरा ये मानना है कि दिस इज वन ऑफ द एरिया वेयर यू कैन सिंपली हैव ए गुड होल्ड and you can simply solve almost 70-80% of the questions. So with the help of that, you know, your kind of I would say passing the prelims examination will become comparatively easier if you're having a good hold in this particular subject. तो hold बनाना है, then you can simply join my courses. I'll try my best to simply make the things really easy for you people so that you will be able to clear the examination. You will be able to attempt all the economics question without any problem. चलिए आज के लेक्चर में इतना ही मुझे आपको बताना था. ना इफ यू सी फर्दर, डाउट दरबार इज गोइंग ऑन, सो यू नो दिस थिंग. 13 September is gone, 14th is gone, so on 27th and 28th of September, if you missed it, then you can go for history and geography and economy, environment and science and technology. Tuesday, Wednesday, 5 p.m. and for this is currently going on. So today you have a polity, current affairs and IR. So 7 p.m. you can simply tune. You can register with the help of this particular QR code and you can register. Okay. And that is all I need to tell you. So please subscribe to our channels on the, you know, YouTube, on the Telegram, or wherever, you know, the things are being, so all the descriptions are being given in below the video, so you can simply check and you can find out. And please, to see my other videos, there is a separate series has been made for it. So in the past we have made a lot of videos about the GST, you know, on the essential item. We have also made a lot of video about the fraud registry. We have also made a very interesting video regarding the do we have tax on clean air. So as you know, pollution is, a lot of pollution is there in case of our country. So do we have tax on clean air? So that you can also refer. That was my first lecture when I joined the Unacademy. So please stay tuned. Thank you very much. Bye bye and take care.